डेल्टा इज अ फार्मिंग एंटिटी स्पेशलाइज्ड इन मिल्क प्रोडक्शन. काउज आर मिल्क्ड ऑन अ डेली बेसिस. रोजाना दूध निकाला जाता है. मिल्क इज केप्ट इन कोल्ड स्टोरेज इमीडिएटली आफ्टर मिल्किंग एंड सोल्ड टू रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर्स. बहरहाल मिल्क का कोई डाटा नहीं दिया हुआ था, लेकिन एक बात पता चल गई कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की डेफिनेशन में फॉल कर रहा है. उस्मान को मैसेज कर दो आ जाए. ऑन यकम अप्रैल 2004 को हमारे साल के पहले दिन डेल्टा had heard of 500 cows which were all 3 year old. तो ओपनिंग काउज हैं 500 जिनकी उम्र है 3 साल, यकम अप्रैल 4 को. तो जिस वक्त आपने कैलकुलेशन करनी थी ओपनिंग और क्लोजिंग और उनके डिफरेंस की, तो ओपनिंग काउज की ये फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल आनी थी, ये फेयर वैल्यू आ जानी थी, और इनकी कॉस्ट टू सेल थी ये. तो अब आप कैलकुलेटर पकड़ें. 100 माइनस 6.5, 100 माइनस 6.5 माइनस 3, 90.5. तो 90.5%. यार ऐसा करो, टर्म टेस्ट की क्वेश्चन पेपर की कॉपीज भी अब्दुल्ला को फ़ोन करके ना जितने लोग हैं उनके लिए ले आए क्वेश्चन पेपर की कॉपीज़. ठीक है, बाकियों के लिए ले आए, 15-16 ले आए. अच्छा, तो 100 माइनस 6.5 माइनस 3, 90.5. तो बता दें जिस वक्त हमने एंड पे वर्सेस वाली कैलकुलेशन से डाटे को गुजारना था, तो ओपनिंग काउज पड़ी हुई थी 500 इंटू 2700 इंटू 90.5%. तो ये इंशाल्लाह सवाल में मैं आपको एक वर्किंग दिखाऊंगा जिसमें एंड पे हम सवाल में इसको गुजारेंगे वर्सेस वाली कैलकुलेशन से. ओपनिंग है 2700 इंटू 500 इंटू 90.5%. क्लियर जी? ये ट्रांसफ़र ड्यूटीज़ कॉस्ट टू सेल हैं या नहीं देख लेते हैं. IAS 41 में जाके, IAS 41 चैप्टर 8 के नाम से इधर आ रहा होगा, मुझे बता दो किधर आ रहा है. चैप्टर 8 ऊपर. इसमें ना आपने कॉस्ट टू सेल की डेफिनेशन देखनी है. उस्मान आप इस डिस्कशन में बैठो ताकि पेपर चेकिंग में जो कोई चीज़ें हैं उनका ध्यान रखो. कॉस्ट टू सेल की जो डेफिनेशन है उसमें अगर आप देखो तो आपको ट्रांसफ़र ड्यूटीज़ जो है वो मिलेंगी. ये ट्रांसफ़र टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, तो इसलिए ये कॉस्ट टू सेल का पार्ट है. ओके. इसके बाद ड्यूरिंग द ईयर सम ऑफ द काउज बिकेम सिक, बीमार हो गई और उसके बाद अल्लाह को क्या प्यारी होनी थी, बहरहाल अल्लाह के पास चली गई 6 महीने के एंड पे. अच्छा, अब जो 6 महीने के एंड पे डेथ हुई है ना, इसको सबसे ज़्यादा लोगों ने गलत तरीके से ट्रीट किया है. बस डेथ की एंट्री P&L डेबिट काउ क्रेडिट करनी थी और काउ पड़ी होगी लेटेस्ट फेयर वैल्यू पे. इसे फेयर वैल्यू पे लाने की एंट्री 6 महीने बाद करना और फिर इसकी डेथ कराना, वो फिर एक लंबा काम होगा जिससे उसी नतीजे पे आप पहुंचेंगे. तो बजाय कि इसे 6 महीने लाएं आप, कि इसको 6 महीने में आगे लाऊं और काउ की फेयर वैल्यू निकाल के 6 महीने का गेन लॉस रिकॉर्ड करूं और फिर दोबारा इसको जो है वो डिस्पोज करूं, तो डायरेक्ट ही इसकी बस डिस्पोजल की एंट्री कर दें. ये जो काउज हैं 20, ये लेटेस्ट कब रीवैल्यू हुई थी? पिछले साल के एंड पे. तो जो भी इनकी वैल्यू पड़ी हुई है उसे आप किताबों से निकाल दें. अगेन यही जो मैंने कैलकुलेशन की है इसी को सामने रखें. 2700 इंटू 90.5%, 2700 इंटू 90.5% इंटू 20 काउज. क्या जवाब आ गया? 2700 इंटू 90.5% इंटू 20 काउज 488. आप ला सकते हो, 2 एंट्रीज कर सकते हो. आप उनको पहले वहां पे ले आओ, फिर दोबारा करके देखो, एंट्रीज का रिजल्ट यही आएगा. करके देख लेना, मुझे टाइम लगेगा समझाने में, आप करके देख लेना, रिजल्ट यही आएगा. एक्सपेंस डेबिट बायोलॉजिकल एसेट क्रेडिट, ये फिगर निकाली आपने कैलकुलेटर पे, ये निकाली है. ये डिस्पोजल की एंट्री कुछ लोगों ने मिस की थी. ये जो काउस बिक रही हैं, बिक नहीं रही, मर रही हैं, इनकी एंट्री. कैश तो डेबिट हुआ नहीं. ओके. इसके बाद आपने 20 काउस खरीद ली हैं 2100 रुपए में. 20 काउस खरीद ली हैं 2100 रुपए में यकम अक्टूबर को. अच्छा, इसमें फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पहले निकालते हैं. फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल निकालने का ये तरीका होगा कि 20 पकड़ें कैलकुलेटर पे
मल्टीप्लाई करें 2100 इंटू 90.5%, 38010, ये परचेज रिकॉर्ड हो जाएगी 38010। लेकिन इसमें ना आउटफ्लो देखना था, आउटफ्लो कैश के सामने आना है। तो आउटफ्लो के लिए आपको मैं हाईलाइट करके देता हूं चीजें। 2100 रुपए तो आपने दिए होंगे उस बंदे को जिस बंदे से आपने ये काउस खरीदी। फिर इसके बाद 1% आपने पे किया होगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, 5% कमीशन, 2% ट्रांसफर ड्यूटी और 2500 रुपए फाइनेंस कॉस्ट टोटल है ऑन बाइंग 200 काउस। इसलिए इस 2500 की अलग एंट्री भी हो सकती है, उसको डाल के एंट्री भी हो सकती है, लेकिन 2500 इज किसी भी तरीके से ये एसेट की कॉस्ट में नहीं जानी। एसेट की कॉस्ट में तो ये स्टैंडर्ड चीजें लेके ही नहीं जाता। ये स्टैंडर्ड कहते हैं एसेट्स को रिकॉर्ड करो एफई माइनस सीटीएस पे, बात खत्म। तो येलो वाला डेटा देख के मैं किस नतीजे पे पहुंचा हूं कि येलो वाला डेटा देख के, अभी भी येलो वाला डेटा अगर मैं आपके सामने रखूं, इसको मैं येलो भी कर देता हूं। येलो वाला डेटा देख के हमने क्या निकालनी थी, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। इससे एसेट को डेबिट मारना था और इससे कैश को क्रेडिट मारना था। ये सारे फिगर्स पकड़ के कैश को क्रेडिट मारना था। कैश कितने पे रिकॉर्ड होगा, 2100 जरा 20, जो भी अमाउंट आ जाएगी उसमें 1% भी उसका ऐड करेंगे, 5% भी ऐड करेंगे, 2% भी ऐड करेंगे। ये 2500 की अलग एंट्री भी कर सकते हैं, उसी में 2500 ऐड भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। मैं दिखाता हूं आपको, मैं दिखाता हूं, फिर आप अगली ऑप्शन मुझे बताना। परचेजेस को रिकॉर्ड एफई माइनस सीटीएस पे करने, ये मैंने आपको एंट्री करवा दी है, और आउटफ्लो होना है आपका 2100 जरा 20 पे 1%, 5%, 2%। ये आपका आउटफ्लो है। ये हमारी बला से जितना मर्जी आया, ये 45360 हमारा आउटफ्लो आ गया, एंट्री टेली नहीं करी, कोई मसला नहीं। गेन लॉस कहां चला जाएगा, P&L में। जिस बंदे ने ये जो 250 रुपए है फाइनेंस कॉस्ट के नाम से इसको इसमें डाल दिया है, उसको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उसने 250 को अगर इसमें डाल दिया है तो एक्सपेंस बैलेंसिंग फिगर बढ़ जाएगी। तो ये वैसे भी तो एक्सपेंस में ही जाना है, तो इसलिए इसको अलग से करने की कोई जरूरत नहीं। तो इसलिए ये एंट्री इसमें डाल के भी हो सकती है क्योंकि एक्सपेंस रिकॉर्ड होना है। अच्छा, अब असूल सुन लें। जितने खरीदने के खर्चे हैं उन्हें कैश की एंट्री में डाला करेंगे और बुक किस पे किया करेंगे, एफई माइनस सीटीएस पे। वो जो एक दिन काउस की डायग्राम बना के आपको बताया था ना, ओपनिंग काउस भी एफई माइनस सीटीएस पे, खरीदी हुई काउस भी एफई माइनस सीटीएस पे, क्लोजिंग काउस भी एफई माइनस सीटीएस पे। तो बेसिक रूल एफई माइनस सीटीएस है। हाँ, बीच में कभी कोई चीज हम खरीद लेंगे तो उसको खरीदने को किस पे रिकॉर्ड करेंगे, आउटफ्लो पे। बैलेंसिंग फिगर विल बी गेन लॉस इन द एंड। ओपनिंग काउस की फेयर वैल्यू हमें मालूम है, माइनस कॉस्ट टू सेल वो मैंने आपको क्लास के शुरू में निकलवाई है। डेड काउस को जितने से हमने क्रेडिट किया है डेट इज 48870, वो यहां आ गया। परचेजेस में एफई माइनस सीटीएस 38010। अब मसला है क्लोजिंग के निकालने का। क्लोजिंग में 480 काउस 500 थी साल के शुरू में, 3 साल वाली, उसमें से 20 मर गई, तो साल के एंड पर बच गई 480 4 ईयर्स वाली। तो 480 4 ईयर वाली साल के एंड पे 2650 की हैं, और पीछे रह गई 20 काउस जो नई खरीदी हैं। वो जब खरीदी थी 1 साल की थी, ये लाइन बहुत से लोगों ने मिस की है। वो जब खरीदी थी 1 साल की थी और 6 महीने हो गए हैं उन्हें यकम अक्टूबर से, तो साल के एंड पे वो 1.5 साल की हो गई हैं। तो इसलिए जब ईयर एंड के ऊपर आपने क्लोजिंग कैलकुलेट करना था तो 2650 लेना था और 2350 लेना था। बाकी बहुत सी फिगर्स इसमें इग्नोर करने वाली थी। ये अब आप देख लें, 2650 पे 480 इंटू 90.5%, वही मशहूर जमाना, और 2350 कहां से आ गया, वो आपको दिखाया है 2350, ये फेयर वैल्यू 2350 इंटू 20 काउस इज इक्वल टू 47,000 इंटू 90.5। अब गलतियां बताएं क्या की थी। 90.5 नहीं किया होगा तो बार बार बहुत सी फिगर्स माइनस करनी पड़ी होंगी, ये मसला हुआ होगा जी। 2500 को फिक्स ले लिया था, 2500 ठीक है। और
फाइनेंस कॉस्ट की एंट्री नहीं की, फाइनेंस कॉस्ट की एंट्री नहीं की। एक मिनट, इसको मैं आपको दिखाता हूं कहां पड़ा था फाइनेंस कॉस्ट। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 में पढ़ें एक्सक्लूडिंग फाइनेंस कॉस्ट। जी पूछें। जो फाइनेंस कॉस्ट और इनकम टैक्सेस होंगे वो P&L में जाएंगे या वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होंगे? तो ये CTS एंट्रीज तो फिर सारी अमाउंट्स की करो जो जो आ रही हैं। ओ नहीं नहीं, वो एंट्री क्लब करके करने की इजाजत है, वो कोई मसला नहीं। जी हाँ, ये अब आप देख लेना घर जाके, ये सोल्यूशन क्वेश्चन अपलोडेड है, ये कुछ इसमें से कोई गलत चीज ना उठा लियो, ठीक है? ओके चलो, फाइनेंस कॉस्ट कॉस्ट में ऐड नहीं। अच्छा मजे की बात सुने, ये स्टैंडर्ड में कॉस्ट में कुछ ऐड नहीं होता। फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल एसेट की प्राइस निकल आती है। आउटफ्लोज के अंदर जितनी भी पेमेंट से आ जाती हैं, अगर वो फाइनेंस कॉस्ट की भी आप डाल देंगे तो कोई मसला नहीं। इन द एंड तो सारी चीजें कहां चली जानी है? P&L में ही चली जानी है। ओके कौन सी? हाँ हाँ हाँ, अलग कर सकते हैं, बिल्कुल इकट्ठे भी कर सकते हैं। नंबर मिलेंगे आपको, नंबर में मिले तो बंदों को मैं बुला लूंगा इधर जो चेक कर रही हैं। ऑन जनवरी 2012 जावेद लिमिटेड परचेज लैंड एंड बिल्डिंग अब्रॉड फॉर MYR 1500। अब इतने शहजादे बच्चे हैं कि रिवैल्यूएशन की वर्किंग में उन्होंने फॉरेन करेंसी के बेस पे की है रिवैल्यूएशन की वर्किंग। हालांकि रिवैल्यूएशन करने से पहले आपने पाक रुपीज में लाना है सवाल को, उसके बाद आपने वर्किंग करनी शुरू करनी है। इसमें 400 की पड़ी है लैंड, व्हेन एक्सचेंज रेट वाज इतने। यहां पे रुक जाएं और मुझे बताएं कि रुपीस के साथ बांध दो सबको, उधर दो हैं बाकी सब में बांध दो। मुझे बताएं रुपीस के साथ 1 लगा हुआ है या फॉरेन करेंसी के साथ 1 लगा हुआ है? रुपीस के साथ 1 लगा हुआ है, तो मल्टीप्लाई वाला सवाल है या डिवाइड वाला? डिवाइड वाला सवाल है। अगली बात मुझे बता दें, लैंड एंड बिल्डिंग मिला के कितने की हैं? 1500। तो लैंड कितनी है? 400। तो बिल्डिंग 1100। इसलिए मुझे नहीं पता सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, फिलहाल मैं साथ साथ चीजों को फारिग करना चाह रहा हूं ताकि आप जल्दी से फारिग होकर घर जाएं। तो जब भी सवाल मैं शुरू करूंगा तो 1 जनवरी 12 को 1100 को 18 डिवाइड करके बिल्डिंग की कैलकुलेशन करूंगा और 400 को 18 पे डिवाइड करके लैंड की कैलकुलेशन करूंगा। कुछ बच्चों ने इकट्ठी कैलकुलेशन परफॉर्म किया, यानी 1100 जमा 400 1500 पकड़ाए और 1500 पकड़ के 18 पे डिवाइड किया और फिर उन्होंने रिवैल्यूएशन की कैलकुलेशन की है। शायद ये कैलकुलेशन भी इनकी चल जाए अगर ये डेप्रिसिएशन निकालते हुए एहतियात करें कि लैंड को डेप्रिशिएट ना करें। इनको पूरे मार्क्स मिलेंगे इस बात के, अगर इन्होंने लैंड को डेप्रिशिएट नहीं किया और कैलकुलेशन चला दी है। लेकिन मैं कैलकुलेशन अलग अलग लेके चलूंगा क्योंकि दोनों एसेट अलग अलग हैं और मेरे ख्याल से एंड पे मार्केट वैल्यू भी दोनों की अलग अलग दी हुई है। तो जब मार्केट वैल्यू अलग अलग दी हुई है तो बेहतर है दोनों को अलग अलग ही लेके चलें, और कॉस्ट का भी अलग अलग डाटा अवेलेबल है। लैंड बिल्डिंग को इकट्ठा करेंगे मिक्स हो जाएंगे, डेप्रिसिएशन निकालने में और 1000 से आपे आ जाएंगे। तो टू अवॉइड द स्यापा इट इज बेटर टू कंसल्ट आपा। ओके, तो आपा मीन्स टीचर। द पेमेंट इज टू बी मेड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स आफ्टर एवरी 2 years। पेमेंट कितने साल बाद होनी है जी? हर 2 साल बाद होनी है। टोटल पेमेंट कितनी है? 1500। टोटल पेमेंट कितनी है? 1500। 1500 मिलियन की हमने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है। तो बाहर के मुल्क में मुझे बताएं पहली पेमेंट कब होगी? पहली पेमेंट कब होगी? 31 दिसंबर 13। कितनी? 5 इक्वल किस्तों में आपने पेएबल उतारने हैं। भाईजान ये एसेट की बात नहीं करा, अब ये मैं पेएबल के उतारने की बात कर रहा हूं। पेएबल कितना बुक हुआ होगा? 1500 का। पेएबल कितना बुक हुआ होगा? 1500 डिवाइडेड बाय 18 पाकिस्तानी रुपीस के एतबार से। तो पेएबल कैसे कैसे पे होने, जिसको मैं पेमेंट प्लान कहता था, 300 इधर पे होगा, 300 इधर पे होगा 31 12 15 को, 2 साल बाद पे होने ना। 300 इधर पे होगा, 300 इधर पे होगा,
सही है, डेट्स गलत तो नहीं लिख रहा। 300 इधर पे होगा, टोटल कितना पे हो जाएगा 1500। अच्छा मुझे ये बता दें कि मेरा पेबल बुक कितने पे होगा शुरू में 1500 मिलियन फॉरेन करेंसी के एतबार से यकम जनवरी 15 को, और हर 2-2 साल बाद पे होगा। तो यकम जनवरी 12 को 31/12 31/12/13 की रात को पेमेंट के बाद कितना पेबल होगा 1200 और 31/12/15 को पेमेंट के बाद कितना पेबल होगा 900। पेमेंट के बाद कितना पेबल होगा, तो पेबल आहिस्ता आहिस्ता गिरता रहेगा। ओके, ये थोड़ी सी एक जहन में सोचना था कि पेबल्स ने पे भी होना है। अब दो साइडें होगी इस सवाल की, एक साइड होगी एसेट साइड जिसको रिवैल्यू करने, और दूसरी साइड होगी पेमेंट साइड जिस पेबल को पे करते हुए आपने एक्सचेंज गेन लॉस में निकालना है और बचे हुए पेबल को वर्सेस वाली कैलकुलेशन से भी गुजारना है। पेमेंट को पे करते हुए आपने एक्सचेंज गेन लॉस निकालना है, सेटलमेंट जिसे कहते हैं, और ईयर एंड पे वर्सेस वाली कैलकुलेशन भी करनी है। ओके, द फर्स्ट पेमेंट वाज मेड ऑन 31 दिसंबर 13। पहली पेमेंट 31 दिसंबर 13 को ही है। द बिल्डिंग्स आर बीइंग डेप्रिशिएटेड ओवर 20 इयर्स टू 100 रेजिडुअल वैल्यू। 100 इनकी रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू ऑब्वियसली इसी दिन निकली होगी ना, तो रेजिडुअल वैल्यू आपने पाक रुपीज में कन्वर्ट करनी थी। 1100 400 माइनस करके ना, 1100 डिवाइडेड बाय 18 ये कॉस्ट थी पाक रुपीज में, 100 डिवाइडेड बाय दिस 18 क्योंकि रेजिडुअल वैल्यू डेटा परचेज पे निकलती है। 100 डिवाइडेड बाय 18 वाज रेजिडुअल वैल्यू इन पाक रुपीज। जावेद लिमिटेड पॉलिसीज टू रीवैल्यू द लैंड एंड बिल्डिंग एंड अ प्रोफेशनल वैल्यू हैज बीन हायर्ड, जिससे वैल्यू किया 1760 इंक्लूडिंग 420 फॉर लैंड एज एट 31 दिसंबर 2017। तो रिवैल्यूएशन हमारे साल के एंड पे हो रही है। तो सवाल ये कि 100 मिलियन है, हमने अगर जो डेप्रिसिएशन के लिए जो माइनस करना है, ठीक है, तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, सर वो जो उसमें जो रेट लगाएंगे जब कन्वर्ट करेंगे रुपीस में लाएंगे 31 दिसंबर की जो वैल्यू निकलेगी, रेजिडुअल वैल्यू सिर्फ एस्टीमेट होती है जिस वक्त एसेट खरीदा जाता है। उसके बाद एसेट नॉन मॉनेटरी आइटम है, इसकी हर चीज को अपने हाल पे छोड़ दिया जाता है और करेंसी एक्सचेंज का इंपैक्ट इस पे नहीं डाला जाता। ओके, 1100 डिवाइड बाय 18 ये कॉस्ट थी। इसकी एंट्री असल में एंट्रीज पता क्यों होंगी, पहले साल से अगर आप चलना चाहें, बिल्डिंग डेबिट 61.11 यकम जनवरी 12 को जो एंट्री हुई होगी, बिल्डिंग डेबिट 61.11, लैंड डेबिट 22.2, पेबल क्रेडिट, पेबल क्रेडिट क्यों, पहली पेमेंट कब होनी है 13 को, तो यकम जनवरी 12 से ऑनवर्ड्स मैंने एंट्रीज कराई नहीं आपको, लेकिन अगर यकम जनवरी 12 से एंट्रीज लेके चलते तो बड़ी आसान एंट्रीज थी। ये दोनों डेबिट और पेबल, और पेबल ने आहिस्ता आहिस्ता पे होते रहने, ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब पहले साल की डिडक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, मैंने 17 की एंट्रीज करनी है। तो 17 की एंट्रीज करने का ये तरीका नहीं कि 31/12/17 पे जाम मारें, 17 की एंट्रीज करने का तरीका 31/12/16 पे जाम मारें, ताकि 17 की डिडक्शन अलग से करके उसकी एंट्री नजर आए। तो इसलिए मैंने यकम जनवरी 12 से डायरेक्ट जाम मारी है 31/12/16 पे। कॉस्ट गलती से आप लोगों ने उठाई फॉरेन करेंसी वाली, कॉस्ट उठाई पाक रुपीज वाली मैंने, रेजिडुअल वैल्यू पाक रुपीज वाली उठाई, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल डिवाइड बाय लाइफ। लेकिन 12, 13, 14, 15, 16 5 साल की डेप्रिसिएशन ये आ गई, ये डब्ल्यूडी भी आ गई। इसके बाद अब हमने देखना है कि हमारे साल कितना डेप्रिशिएट होगा। तो हमारे साल उसी तरह 61.11 माइनस 5.56 डिवाइड बाय 20, क्योंकि ये एक साल की डेप्रिसिएशन मुझे चाहिए। अब ये हमारे साल की डेप्रिसिएशन आ गई। इसके बाद जो मार्केट वैल्यू लेनी है ना, वो हमने लेनी है दोनों की मार्केट वैल्यू कितनी है 17, लैंड की दोनों का डिफरेंस 1340, और लेटेस्ट एक्सचेंज रेट होना चाहिए जब भी रिवैल्यू होगा। लेटेस्ट एक्सचेंज रेट इस दिन का 21 था, ये इसकी मार्केट वैल्यू आ गई, और रिवैल्यूएशन सरप्लस उस तरह। अब कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जिनसे इजी मार्क्स मिल जाने थे, डेप्सिएंट डेबिट, अकमुलेटेड क्रेडिट, अकमुलेटेड डेप्सिएंट डेबिट एसेट क्रेडिट, इन दोनों को जमा करके, क्योंकि आज तक कभी रिवैल्यू नहीं हुआ था, और एसेट डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, ये 3 एंट्रीज हो गई, इसके मार्क्स मिल जाने चाहिए थे। लैंड की कैलकुलेशन आसान है, लैंड यकम जनवरी 12 को खरीदी है, डायरेक्ट 31/12/17 को रिवैल्यू कर दें, दरमियान में कोई जो है वो डेप्सिएंट का मसला नहीं है। तो लैंड क्रेडिट और P&L डेबिट, लैंड क्रेडिट P&L डेबिट। और अगर आप लैंड बिल्डिंग को इकट्ठा चलाते तो एक का P&L और दूसरे का उसी ही नेट हो जाना था, वो भी सही नहीं है।
तो इसलिए इसको अलग अलग शो करना था आपने। नेक्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन करते तो रेजिडुअल वैल्यू जो सी वो से चेंज रेट करेंगे माइनस, वो वही वाली पहली वाली। डिवैल्यूएशन तो होगी। अगर वो कहे तो, वरना तो लेटेस्ट पे भी कर सकते हो, कोई इतना वो नहीं इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब मसला है सिर्फ पेएबल का। मुझे ज़रा सोच के बताएं कि 31/12/17 को कोई पेमेंट होनी है? 31/12/17 को पेमेंट होनी है कितने की? 300 की। ये ज़रा एंट्री मैंने आपसे करवानी है। 31/12/17 कैश क्रेडिट 300 की पेमेंट होनी है। मल्टीप्लाई या डिवाइड? डिवाइड। 31/12/17 को रेट क्या है? 21। क्या आ गया जवाब? 14.29। यार अब ये वाला पेएबल, इस 300 को मैंने पे कर दिया है, ये पेएबल कितने पर पड़ा होगा? सोच के बताएं। क्या 31/12/16 को भी वर्सेस वाली कैलकुलेशन से ये पेएबल गुजरा होगा? तो ये पेएबल, मुझे तो 31/12/13, 31/12/14, 31/12/15 के एक्सचेंज रेट गिवन ही नहीं है। अब मुझे कैसे इल्हाम हो ये पेएबल किस पे पड़ा हुआ है? जो बोंगी मारेगा ये पेएबल पड़ा हुआ है 18 पे, वो ब्लंडर मार रहा है। पेएबल हर साल वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजरा होगा, मॉनेटरी आइटम होने की वजह से। इसलिए ये एक्सचेंज रेट जानबूझ के पेपर में दिया हुआ था ताकि ये यूज करें आप। तो पेएबल वाजे तौर पे, इस तरह का सवाल मैंने क्लास में नहीं कराया आपको, लेकिन ऑब्वियसली पेएबल लेटेस्ट एक्सचेंज रेट पे पड़ा होगा या पेएबल 1 जनवरी 12 वाले रेट पे पड़ा होगा, क्योंकि पिछले साल के एंड पे ये वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजरा होगा। आप बता दें ये किस पे पड़ा था? 20 पे, 15। ये एक्सचेंज गेन लॉस बैलेंसिंग आ जाएगा। ये एक एंट्री हो गई। और कोई एंट्री बताएं कौन सी होनी है? रिमेनिंग पेएबल्स को वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारना है। रिमेनिंग पेएबल्स को वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारना है। मुझे बता दें 1 जनवरी 12 को पेएबल का बैलेंस 1500, 1500 माइनस 300 माइनस 300 माइनस 300 इज इक्वल टू 600। 600 का पेएबल ईयर एंड पे 21 पे पड़ा होना चाहिए, वर्सेस किस पे पड़ा होगा पिछले साल? इन दोनों के डिफरेंस में कैश अब इन्वॉल्व नहीं होगा, इन दोनों के डिफरेंस का सिर्फ P&L आएगा। इसका भी डिफरेंस कितना आया था? इसका डिफरेंस P&L में चला गया कितना? 0.71। अब मुझे बता दें, एक वर्सेस वाली कैलकुलेशन में करने लगा हूं। पेएबल्स कितने रह गए हैं? 600। ये किस पर पड़े थे? ये पेएबल्स किस पर ले जाने हैं? 21 पर। बताएं एरो किस से किसकी तरफ खींचूं? 20 से 21 की तरफ। अच्छा जी, 20 से डिवाइड करके जवाब 28.57। ये 21 लेटेस्ट रेट है और ये पुराना। पुराने को नए पे लेके जाना है, यानी लायबिलिटी कम करनी है। लायबिलिटी कम करने की एंट्री पेएबल डेबिट और P&L। इस एंट्री में कितने से? इस एंट्री के अंदर क्यों नहीं आ रहा एक्सचेंज गेन लॉस? सॉरी, इस एंट्री के अंदर पेमेंट क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ये रिमेनिंग पेएबल्स को हमने रिकॉर्ड किया। सो दैट वाज अ बिट ब्यूटीफुल क्वेश्चन जिसमें दो बातें थी। अच्छा, ये बात, इस सवाल को नोट कर लें आप लोग। आखिरी दिनों में जब IAS 21 एक दफ़ा करेंगे ना बैठ के घर में, फिर उसके बाद करेंगे, फिर इंशाल्लाह ये सवाल जल्दी हो जाएगा। ये आपको हेल्प आउट करेगा, क्योंकि इस वक्त चीज़ें भूली हुई है ना, लेकिन थोड़ी थोड़ी याद कराने की कोशिश की है। पेमेंट पे उसी वक्त गेन लॉस आता है और ईयर एंड के ऊपर पूरे पेएबल पे नहीं आता गेन लॉस। जो पेएबल पड़ा रह गया उसके ऊपर गेन लॉस आएगा। Which of the following would not be included within the initial measurement of lease liability?
सही है। अगर आप आईडीसी पे करें तो उसकी अलग एंट्री होती है, सही है। अगर आप इंस्टॉलेशन पे करें तो उसकी एंट्री अलग होती है। अगर आप कोई और खर्चा करें उसकी एंट्री, इंस्टॉलेशन भी कराएं एसेट की, इंस्टॉल करवाएं, उसकी एंट्री अलग होती है। एक क्लास थी, मैंने आपको बताया था ये तीनों चीजें आरओयू में जाती हैं लेकिन एलपी में ये जाती हैं, सही है। अब सवाल पढ़ें। विच विल बी इंक्लूडेड इन इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी। कौन सी चीजें पीवी ऑफ एलपी में जाएंगी या कौन सी चीजें आरओयू में जाएंगी? पीवी ऑफ एलपी में कौन सी चीजें जाएंगी देख लेते हैं। नहीं जाएंगी, ये सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी। अच्छा, एक और चीज मैंने आपको बताई थी, लीज शुरू होने से पहले आपने कोई पैसे उसको दे दिए। मैंने आपको कहा था बिफोर स्टार्ट ऑफ लीज, ये याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा, नहीं याद आ रहा, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। असल में बातें पुरानी होगी ना, दिखाई दें जरा तो जैसा ही याद आ जाए। IFRS 16 किधर है? अल्लाह करे वो लिखवाई भी एंट्री मिल जाए। शुक्र है मिल गई। एट कमेंसमेंट डेट लेसी शेल मेजर द राइट ऑफ यूज एट कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज शेल बी आरओयू डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट लीज पेमेंट्स मेड एट और बिफोर कमेंसमेंट डेट, ये आरओयू में जाती हैं। इसी तरह आईडीसी आरओयू के अंदर जाती है। अगर डिसमेंटलिंग करनी है आरओयू के अंदर जाती है। मेरा सवाल है एलपी के अंदर कौन सी जाती है या कौन सी नहीं जाती। अब आप मुझे बता दें, एक और चीज भी मैंने आपको दिखा दी, कैश बिफोर कमेंसमेंट डेट, ये भी यहां से डायरेक्ट आरओयू में जाएगा, ये लीज लायबिलिटी में नहीं जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी। इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी में कौन सी नहीं डाली जाएगी? ये वाली बोले नहीं डाली जाएगी ना, तो वो भी यही पूछ रहे कौन सी नहीं डाली जाएगी। तो ये वाली डाली जाएगी या नहीं डाली जाएगी? भाई ये इसमें तो नहीं डाली जाएगी ना, ये आरओयू की कॉस्ट में जा रही है, तो इसमें तो नहीं डाली जाएगी ना। इसमें क्या क्या डाला जाएगा? समझ आ गई बात? अब बता दें, तो ये वाली नहीं डाली जाएगी, इसे टिक करेंगे। आईडीसी डाली जाएगी, बोले बोले जल्दी बताएं। आईडीसी इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी में डाली जाएगी? नहीं डाली जाएगी। एक्सेलेंट, इसे भी टिक करेंगे। जीआरवी इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी में डाली जाएगी? ये तो डाली जाएगी, तो वो पूछ रहे कौन सी नहीं डाली जाएंगी। अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू तो कहीं भी नहीं डाली जाती, वो तो इधर आती नहीं, इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी में कभी नहीं आती। तो ए, बी एंड डी इनको टिक करना है। अच्छा, इस सवाल का आसान तरीका क्या होता है यार पेपर में? इसको मैं कहता हूं बोंगा सवाल। नॉट को जरा काट के सॉल्व कर लें पहले, अब आप बड़ा इजी फील करेंगे। नॉट को काट के सवाल ट्राई करें। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी। लेकिन अब आप गलत ऑप्शन टिक कर रहे होंगे। कौन कौन सी चीजें इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी में डाली जाएंगी? जी भाईजान, इसको तो इग्नोर कर दें, इसको भी इग्नोर कर दें, इसको भी इग्नोर, सिर्फ ये डाली जाएगी ना, इसे टिक कर दें। लेकिन अब आपने गलत ऑप्शन टिक कर ली। अब आप नॉट को मिटा दें। जब नॉट को मिटाएंगे तो ए, बी और डी बच जाएगा। एक्सपेक्टेड टू बी पेड डाली जाती है। अब कोई ना कोई तो टिक करनी थी ना, एग्जामिनर को लिखना चाहिए था जीआरवी एक्सपेक्टेड टू बी पेड, वो कुछ ना कुछ तो अब उसका भी भरम रखेंगे ना हम। अच्छा ओके, सही कह रहे हो आप। अब वो ड्राफ्टिंग में से बेहतर कर रहा है। आई कैप इस तरह की जो एम्बिग्यूटीज है ना, उनमें अगर ध्यान रख रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि ना है इस तरह की एम्बिग्यूटी, क्योंकि एमसीक्यूज में आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अगर कई दफा बात पूरी ना हो तो बंदा गलत नतीजे की तरफ निकल जाता है। और फिर ऐसी ऑप्शन में ज्यादा लोग जब ऐसा कर देते हैं ना ऑप्शंस को, तो फिर आई कैप अपने सोल्यूशन को भी उस तरह अमेंड करता है, लेकिन बच्चों को नहीं बताता, लेकिन मार्किंग देते हुए इसका ध्यान रख लेता है। ओके,
क्योंकि बहुत से बच्चे अगर एक पैटर्न के ऊपर चीज़ें कर रहे हो तो आई कैप सोचता है फिर कि क्यों की है उसने, तो फिर उसको अंदाजा होता है कि इसकी 2 इंटरप्रिटेशंस भी हो सकती हैं, तो इस वजह से वो ऑनर कर देता है फिर। पॉइंट नंबर 2, इन अराइविंग एट इट्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर द रुमाल कंपनी हैज एक्रूड रॉयल्टीज रिसीवेबल ऑफ 2 लाख एंड इंटरेस्ट पेएबल ऑफ 2.5 लाख। तो रॉयल्टीज रिसीवेबल है और इंटरेस्ट पेएबल है। टीटीडीज उसने पूछे हैं, तो कोई टी काउंट बनाने की जरूरत नहीं, रिसीवेबल और पेएबल को डाल देंगे, इसकी टैक्स बेस 0 आ जाएगी, कोई ऐसा सवाल नहीं था। अच्छा, ऑन 1 जनवरी 2019 FL acquired a building on lease for a non-cancelable period of 6 years. Lease contains rent-free period of 2 years and 4 rentals of 6 million each are payable starting from end of 3rd years. कितने होगी किस्तें? 6 हैं। रेंट फ्री पीरियड और पहला स्टार्ट होना है 3rd ईयर के एंड से, तो ये वाला रेंट फ्री पीरियड है और 60, 60, 60 और 60। लेकिन मैंने आपको कहा था जब आप एनओटी का फॉर्मूला लगाते हैं ना तो वो फिगर्स को एक पीरियड पीछे लाके छोड़ता है। तो 60 को अगर आप डिस्काउंट करें 12% के एतबार से तो इधर क्या जवाब आ रहा है? 60 को 12% के एतबार से डिस्काउंट करें एनओटी का लगा के, इधर क्या जवाब आ रहा है? 182 पॉइंट। इसको भाईजान सिंपल डिस्काउंट करके 2 साल पीछे लाना पड़ेगा। याद आ रहे हैं किसी को ये क्लासें 1-2 हुई थी? इसको सिंपल डिस्काउंट करके 2 साल पीछे लाना पड़ेगा। क्या जवाब आ गया? 145.28। इसको सिंपल डिस्काउंट करना है क्योंकि 182.24 2 दफा नजर आ रहा है या एक दफा? एक दफा। ये देख लें 1.12 रेज़ टू पावर -2 वाला फैक्टर भी लगाया, यही जवाब आया। इससे अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाएंगे, लेकिन 1 जनवरी 9 के बाद पहली पेमेंट 31/12/9 को होनी थी, नहीं हुई, तो मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट को इसमें ऐड कर देंगे। लेकिन उस चक्कर में जाने की जरूरत नहीं, इस फिगर की हमें जरूरत ही नहीं थी। हमें सवाल के अंदर पूछा था P&L, तो P&L में इसका 6/12 जाएगा क्योंकि ईयर एंड 30 जून 19 था। ये इस पेपर में जगह जगह फटा था कि ईयर एंड और लीज का एंड, स्पेशली क्वेश्चन 6 में ये मसला था, ये एंड लीज का ईयर एंड डिफरेंट है। तो 6/12 इसके जाएगा इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन भी 6/12 करके जाएगी, लेकिन डेप्रिसिएशन को पहले डिवाइड करेंगे कॉस्ट को 6 से इंटू 6/12 कर देंगे। डन। तो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन चला जाना था P&L में। नेक्स्ट, रिसर्च शुड बी एक्सपेंस्ड टू P&L। सारी गुडविल कैपिटलाइज नहीं होती, ये बात गलत है, कुछ हो जाती है कुछ नहीं होती। कैपिटलाइज डेवलपमेंट कॉस्ट दैट डू नॉट मीट द क्राइटेरिया मस्ट बी रिटर्न ऑफ। कैपिटलाइज डेवलपमेंट कॉस्ट जो क्राइटेरिया मीट ना करें वो P&L में डाल देनी चाहिए। कैपिटलाइज डेवलपमेंट कॉस्ट और अमोर्टाइज, जब कैपिटलाइज हो जाए डेवलपमेंट कॉस्ट उनको अमोर्टाइज करते हैं फ्रॉम द डेट अवेलेबल फॉर यूज। बिल्कुल। रिसर्च एक दफा जो खर्चे में डाल दिया है वो रिकैपिटलाइज कर सकते हैं जब डेवलपमेंट अच्छी वाली शुरू हो जाए। गलत बात है, गलत बात है। रिसर्च जो चली गई खर्चे में वो चली गई, बुरी वाली डेवलपमेंट जो चली गई चली गई। जब अच्छी डेवलपमेंट शुरू होगी तो पुरानी रिसर्चों को कैपिटलाइज नहीं करने बैठ जाना, ऑनवर्ड डेवलपमेंट को कैपिटलाइज करना है। परचेज इंटेंजिबल को कैपिटलाइज किया जाता है, नहीं नहीं, इंटरनली वालों को भी कैपिटलाइज कर दिया जाता है, खाली परचेज को तो नहीं कैपिटलाइज किया जाता। इस तरह का सवाल मैंने क्लास में करवाया, लेकिन फिर भी मैं देखता हूं टाइम निकालने की अगर बचता है। क्वेश्चन 5, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द डिस्क्लोजर रिलेटिंग टू टैक्सेशन। अकाउंटिंग प्रॉफिट इज 130 मिलियन। टैक्स डेप्रिसिएशन 2021 का साल है। टैक्स डेप्रिसिएशन एक्सीड द अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बाय 9 मिलियन। टैक्स डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन से 9 मिलियन बढ़ रही है। टैक्स डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन से कितना बढ़ी है? 9 मिलियन। एंड अ रिवैल्यूएशन लॉस रिकॉर्डेड अगेंस्ट रिवैल्यूएशन सरप्लस इज 6 मिलियन। इस सॉल्यूशन में इसी तरह हुआ है। असल में ना पहले से कोई सरप्लस हमारा
पड़ा हुआ था उसके अगेंस्ट रीवैल्यूएशन लॉस आ रहा है। पहले से कोई सरप्लस पड़ा हुआ था, उसके अगेंस्ट रीवैल्यूएशन लॉस आ रहा है। तो इसका मतलब है एसेट रीवैल्यूएशन लॉस की एंट्री इंट्रो की क्लास में पड़ी थी, FR1 की क्लास में P&L डेबिट एसेट क्रेडिट। लेकिन अगर पहले से सरप्लस पड़ा हो तो सरप्लस डेबिट एसेट क्रेडिट। तो एंट्री हम करेंगे इस 6 की, सरप्लस डेबिट एसेट क्रेडिट, रीवैल्यूएशन लॉस रिकॉर्डेड अगेंस्ट सरप्लस। लेकिन इन द एंड हम इसको तोड़ देंगे इस कॉलम को और इसके 2 हिस्से करेंगे 6 के। 6 के जो 2 हिस्से करेंगे वो बनेंगे 6 इंटू 30%, 1.8 और 4.2। तो इस सबज पट्टी की, इस सबज पट्टी बनेगी लेकिन अभी बन नहीं रही। इस सबज पट्टी की जो एंट्री होगी वो होगी एसेट क्रेडिट, DTL डेबिट और सरप्लस इन OCI डेबिट। ये इस 6 रुपए की एंट्री बननी थी। अगर लिखा होता खाली कि रिवैल्यूएशन लॉस इज 6 तो फिर एंट्री करते हम P&L डेबिट एसेट क्रेडिट। अगर लिखा होता रिवैल्यूएशन लॉस इज 6 तो एंट्री करते P&L डेबिट एसेट क्रेडिट। इधर क्या लिखा हुआ था? रिवैल्यूएशन लॉस अगेंस्ट रिवैल्यूएशन सरप्लस। पता नहीं होता 6 पढ़ाओ, 2 पढ़ाओ, 6 पढ़ाओ, 100 पढ़ाओ, 106 पढ़ाओ, वो जितना भी पढ़ाओ, लेकिन सरप्लस को खत्म करना है या लॉस रिकॉर्ड करना है? डायरेक्ट सरप्लस को खत्म करना है। तो अच्छा एक मिनट, अब अगर ये एंट्री हुई है मेरी तो ये एंट्री कैसे हिट करेगी? ये एंट्री जो है वो मेरी करंट टैक्स की वर्किंग को कहीं हिट नहीं करेगी। डेफर्ड टैक्स का जब टी काउंट बनाऊंगा तो उसमें एसेट के नाम से कितना नजर आएगा? 1.8। लेकिन अगर ये एंट्री होती ना तो ये एंट्री करंट टैक्स में खर्चे को उल्टाती। मैंने आपको कहा था सबज पट्टी वाली जो एंट्री है उसको हमेशा पेपर में करना है जहन में, फिर आगे सोचना है इसका इंपैक्ट क्या होगा। तो आपको पता है करंट टैक्स की वर्किंग में भी कभी कभी रिवैल्यूएशन लॉस गेन उल्टा रहे होते हैं। वो OCI वाले नहीं होते, वो P&L के अंदर वाले होते हैं जो उल्टा सकते हैं। OCI वाले तो हमने उल्टाने नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी P&L के बाहर पड़े हुए हैं। तो इस एंट्री का क्या करते थे? मुझे अच्छी तरह याद है, ये फिगर में करंट टैक्स में उल्टाता या वो नहीं करता था, सिर्फ इस फिगर को कहां ले जाते थे? DTL के अकाउंट में। तो ये लफ्ज लिखा हुआ था जिसकी वजह से मैंने ऐसे किया था, DTL डेबिट, सरप्लस इन OCI डेबिट और एसेट क्रेडिट। वरना P&L डेबिट एसेट क्रेडिट कर देते और करंट टैक्स की वर्किंग में इस लॉस को उल्टा देते क्योंकि टैक्स वाले रिवैल्यूएशन को नहीं मानते। इंटरेस्ट इनकम एक्सीड द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय 12। ये बड़ा डिफरेंट तरीके से एडजस्टमेंट आई थी, बट अल्लाह का शुक्र है मेजॉरिटी बच्चों ने सुनने में आया कि ठीक की है। इंटरेस्ट इनकम एक्सीड इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय 12। भाईजान कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कैश इधर आता है, P&L इधर आता है। इंटरेस्ट इनकम एक्सीड द रिसीट बाय 12, इस तरह पेपर में करना था। इंटरेस्ट इनकम एक्सीड द रिसीट बाय 12 एंड कमीशन रिसीट एक्सीड द कमीशन इनकम बाय 15। इधर क्या आता है? कैश, और इधर P&L। द कितना आ गया? 15, और इधर 0। लेकिन ना इन सारी चीजों के मैं एक जगह जाऊंगा, ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल है, इसका भी ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल है, इसका भी ओपनिंग बैलेंस, इसका भी, सबके ओपनिंग बैलेंसेस अवेलेबल है। नेक्स्ट, अच्छा करंट टैक्स की वर्किंग में आप क्या करना है वो साथ साथ देखते जाएं। करंट टैक्स में ये ऐड कर देना, ये लेस कर देना। करंट टैक्स के अंदर आपने हाउ टू डील, हाउ टू टैकल। अब हाउ टू टैकल के अंदर टैक्स वाले कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। अगर टैक्स वाले कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं तो इन करंट टैक्स वर्किंग इसको उल्टा दें, -12 करना था और इसे ऐड करना था, -0 करके 15 ऐड करना था। आउट ऑफ टोटल डोनेशंस 5 मिलियन ओनली 60 आर अलाउएबल इन टैक्स। 60% डोनेशंस टैक्स वाले माइनस करने देते हैं। डिसअलाउड कितनी है? तो 40% को डिसअलाउ में डाल देना था।
या फिर कुछ ने ऐसे किया 100 को डिसअलाउ करके 60 को माइनस किया, ये भी ठीक था, लेकिन वैसे डिसअलाउड बस डाल देनी थी। कितनी माइनस हो चुकी होंगी? 100% माइनस हो चुकी होंगी, डोनेशन तो खर्चों में चली गई होंगी, लेकिन कितनी डिसअलाउ करनी है? 40%। और यही परमानेंट डिफरेंस में भी जानी थी, जो भी जवाब आना था उसने परमानेंट डिफरेंस में भी जाना था। डेवलपमेंट कॉस्ट इनकर्ड इन 2021 हैड बीन एक्सपेंस्ड, कैरिंग अमाउंट बोलें, हैज बीन एक्सपेंस्ड, कैरिंग अमाउंट 0। अंडर द टैक्स लॉस डेवलपमेंट आर अमोर्टाइज्ड ओवर 28%, तो 25 माइनस 28% करके WDV का फर्क नहीं पड़ना था ना, पहला साल था, तो WDV तो ऐसे बोंगी मारी थी, 25 इंटू 28% कर देना था, तो ये आपकी आ जानी थी अमोर्टाइजेशन। तो टैक्स बेस कैसे निकलनी थी? 25 माइनस 28% और 25। करंट टैक्स में क्या करना था? द डेवलपमेंट इज एक्सपेंस्ड, पूरा 25 ऐड कर देना था और इसकी अमोर्टाइजेशन लेस कर देनी थी। कैपिटल वर्किंग, ये बोरिंग कॉस्ट की घिसी पिटी एडजस्टमेंट है, इसको मैंने आपको बताया था, अकाउंटिंग वाले एसेट में डालते हैं और टैक्स वाले जो है वो इसको नहीं मानते एसेट, तो इसको 8 रुपए को उठा के आपने कैरिंग अमाउंट में इधर डाल देना था और करंट टैक्स वर्किंग में इसको लेस कर देना था। ये एडजस्टमेंट पास पेपर क्वेश्चन 4 में की थी। ये वो जो पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 9 था, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 10, उसमें यही वाली लाइन लिखी हुई थी, रिवर्स वर्किंग्स करनी थी। DTL/A in respect of temporary differences are as follows: PP interest receivable, unearned commission income, but please note these are DTL/A, इन पे रेट लगा हुआ है। अब करना क्या था? करना ये था कि पेपर में बैठ के सॉल्यूशन में जाना, सॉरी, एक वर्किंग आपने खोलनी थी, 18, 3 और 9 को ग्रॉस अप करना था। अच्छा, DTL पॉजिटिव में है और DTA नेगेटिव में है, तो इनके नाम आपने लिख लेने से पहले, DTL, DTL, DTA, और फिर इनकी नेचर देखनी थी, ये एसेट है, ये एसेट है, ये लाइबिलिटी है, फिर इनकी नेचर देखनी थी। ओके, इन तीनों को पहले मैं ना ग्रॉस अप कर रहा हूं, 18, 3 और 9 की मैंने नेचर लिखी और इन तीनों को मैंने 30% रेट लगा के ग्रॉस अप किया, वो 60, 10 और 30 बन गया। ये ग्रॉस अप करने के बाद 18 DTL है एसेट के सिनेरियो में, तो ये रूल 1 बनता है, और ये भी एसेट का सिनेरियो है, रूल 1 बनता है। ये लाइबिलिटी का सिनेरियो है तो रूल 3 बनता है। ये इनके नाम आ गए। कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस अवेलेबल नहीं थी, कोई मसला नहीं, टैक्स वाले हमेशा से कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं इन दोनों में, इसलिए टैक्स बेस 0 थी। कंफर्म एज्यूम नहीं की, इस साल जब टैक्स बेस 0 है तो पिछले साल कुछ होगी, पिछले साल भी तो 0 होनी है, तो टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे थे? कैश अकाउंटिंग। हाउ टू टैकल टैक्स बेस इज 0, ये 0 थी, तो ये क्लोजिंग, पिछले साल का क्लोजिंग रिसीवेबल ये था और पिछले साल का अनअर्न्ड कमीशन इनकम ये था। ये जो 10 और 30 था ये मेरे ओपनिंग रिसीवेबल्स थे, ये था ओपनिंग रिसीवेबल और ये था ओपनिंग अनअर्न्ड, ये अदर इंफॉर्मेशन से पता चल रहा। और पीपीई में क्या था, इसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा, कैरिंग अमाउंट एक्सीडेड द टैक्स बेस बाय 60, कैरिंग अमाउंट एक्सीडेड द टैक्स बेस बाय 60, कैरिंग अमाउंट एक्सीडेड द टैक्स बेस बाय, इससे ये वाला जवाब नेगेटिव में चला जाना था, इसलिए मैंने इसको सॉल्यूशन में 100 एज्यूम किया, तो इसमें भी 100 डाल दिया ताकि जवाब पॉजिटिव में आ जाए। हलवा सवाल था। एक और चीज थी, अनयूज लॉसेस थे पिछले साल के, अनयूज लॉस 20 में डेफर्ड टैक्स में जाएंगे और 21 में करंट टैक्स में माइनस होंगे, यही कैरेक्टरिस्टिक्स पड़ी थी। तो इस कैलकुलेशन में ना आई के अपने डंडी मारी हुई थी, ये वाली चीज शो नहीं की हुई थी, तो ये वाली चीज आपने अपनी वर्किंग में शो करनी थी। ये डेफर्ड टैक्स एसेट 50 के ऊपर 30%, ये टोटल डेफर्ड टैक्स एसेट का ओपनिंग बैलेंस था, ये सारी करने के बाद, तो 50 इंटू 30% आ गया। अब इस 50 का इस साल उम्मीद है कि अगले साल माइनस करेंगे, 21 में इंशाल्लाह इसको माइनस कर लेंगे, 21 में इस 50 को हमने माइनस कर लिया। और एक चीज बस ध्यान से, ये जो डेफर्ड टैक्स का अकाउंट बना था ये मैंने वर्किंग सारी की हुई है। अच्छा,
और ये एंट्री भी की हुई है, वो जो मैंने आपको कही थी। जो डेफर्ड टैक्स अकाउंट बना था उसमें ये 1.8 डालना नहीं भूलना था, ये बस 1.8 एक नई चीज़ थी। ये बीडी आ गया, ये सीडी आ गया, डेफर्ड टैक्स आ गया। सो दैट वाज ऑल। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन। ये तो पैसे पूरे करें आप लोग। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 कितनी शौक से। अच्छा, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022, अब बस मैं खत्म कर रहा हूँ इसको। कंपनी हैज एंटर्ड इनटू, अच्छा बड़ा अच्छा सवाल था लेसी के अकाउंटिंग का, बड़ा अच्छा सवाल था लेसी के अकाउंटिंग का। ये पिछले साल मैंने मॉक में डाला था और अभी आपको इधर ही टर्म टेस्ट में डाल के इधर टेस्ट किया है कि क्या रिजल्ट आते हैं आपका। तो इसमें अकाउंटिंग ईयर एंड और लीज ईयर एंड डिफरेंट था, और लेसी के तकरीबन सारे कॉन्सेप्ट जो है वो इसमें डिस्कस हो गए थे। मशीन ए लीज की है एमसीबी बैंक से, लीज कमेंस हुई है 1 अक्टूबर 22 को। ईयर एंड क्या है? लीज टर्म इज 4 ईयर्स और सेमी एनुअल रेंटल है 50,000 के। लीज कंटेन्स एन ऑप्शन टू एक्सटेंड द लीज टर्म बाय 1.5 साल विद अ सेमी एनुअल रेंटल ऑफ 2,000 ओनली। अच्छा, सवाल में लिखा नहीं हुआ था कि एक्सटेंशन कराना रीजनेबली सर्टन है या नहीं। तो मैंने एक असूल बताया था कि अगर एक्सटेंशन सस्ती हो रही है तो कौन पसंद नहीं करेगा, इसलिए आपने 50,000 को 8 दफा डिस्काउंट करना था और 2,000 को 3 दफा डिस्काउंट करना था, लेकिन 3 दफा डिस्काउंट करके इसे वापस भी बुलाना था अपने पास। समझ आई? 4 साल ये हो गए ना, 1 2 3 4। एरियर का सवाल है, एडवांस का, एरियर का 50 50 50 50 50 50 50 50। ये 4 साल हो गए, 5 5.5 कितना, 2 2 2। आओ 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 आओ, चलो चलो चलो। इसको आपने यहां भी लाना था। डन हो गया। रेट अगर सेमी एनुअल है, रेट अगर सेमी एनुअल है तो फिर ऐसी सूरत के अंदर आपने क्या करना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पीरियड्स पीछे लाना था या 4 साल पीछे लाना था? 8 पीरियड्स पीछे लाना था। और इस 2 2 2 के ऊपर तो एन्युटी का फॉर्मूला लगना था। हाँ करना था ना, लेकिन उसमें जरूरत नहीं थी पूरा शेड्यूल बनाने की। इसी तरह सोच लेना था, 2,000 को 3 दफा डिस्काउंट किया, लेकिन 3 दफा डिस्काउंट करने के बाद ये तो नंबर ऑफ 3 है, एन्युटी का फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला लगाना था और उसको 8 पीरियड्स फिर पीछे लाना था। बाकी ये तो 50,000 मशहूर जमाना है, ये तो तकरीबन सबने सही निकाला हुआ था। और कुछ बोंगे ऐसे थे इस पेपर में कि जिन्होंने इम्प्लिसिट रेट और इंक्रीमेंटल रेट दोनों गिवन थे और उन्होंने फिर भी इंक्रीमेंटल रेट यूज किया। हालांकि अगर इम्प्लिसिट रेट अवेलेबल हो तो इम्प्लिसिट रेट ही यूज करते हैं। ओके, लेकिन इसको 6 महीने पे करना था, 6 महीने पे करना था, 10.9 नहीं करना था। द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द मशीन इज एस्टिमेटेड एट 6,000, जिसमें से लेसी ने कितनी गारंटी की है? 2,200। रेजिडुअल वैल्यू 6,000 है और जिसमें से लेसी ने गारंटी की है 2,200। तो ये हमने किताब में किया था पेज 40 के ऊपर। रेजिडुअल वैल्यू 15 है जिसमें से उसने गारंटी की है 10, तो इसका मतलब है कि उसको वैसे ही 15 मिल जाने हैं, तो फिर जीआरवी 0 लेनी थी। ये वाला सिनेरियो था। इसमें जादू सर चढ़ा के बोल रहा हूँ, साथ साथ दिखा रहा हूँ ना, कि आप ये ना कहें कि पता नहीं पढ़ाते क्या और देते क्या और होता क्या और करके क्या आ जाते हैं। और भाई आप जैसे ही लोग जाते हैं पास होके भी आ जाते हैं, दूसरी बात कोई नहीं है, बस आप जैसे ही लोग जाते हैं और पास होके आ जाते हैं, वो हमारे जैसे नहीं होते। किधर रह गया, क्या है, क्या चाह रहा है। अच्छा जी, बहरहाल आई कैब ये एक्सपेक्ट करता है कि आप ये सवाल आधा सही कर दें। रेट गलत उठा लेंगे कोई मसला नहीं, को आधा 1 नंबर कट जाएगा। आधा सही कर दें, 2,000 नहीं डिस्काउंट करेंगे क्या हो जाएगा, आधा तो सही करें, छोड़ के तो ना है ना। तो बच्चे ना छोड़ के सवाल आ जाते हैं, इस वजह से नंबर कटते हैं। इस वजह से नंबर नहीं कटते कि आप सवाल कर नहीं रहे होते। ये फीस पेड टू लॉयर इज 1,500, तो ROU डेबिट कैश क्रेडिट, तो बिल्कुल नंबर नहीं कटेंगे आपके। ROU डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट, और यार इसकी एंट्री ना अलग अलग कर देना,
ROU डेबिट, कैश क्रेडिट, दोनों एंट्रीज अलग अलग बेहतर हैं। ITC को भी एसेट की कॉस्ट में डालना है। इंटरेस्ट की एंट्री है 3/6, शायद इंटरेस्ट इसलिए हो रहा है कि वो अकाउंटिंग ईयर एंड और लीज ईयर एंड डिफरेंट है, और डेबिट एंड डेबिट अकोमोडेशन पीरियड। लीज कमेंस्ड ऑन जकम सितंबर 2022। द लीज टर्म इज 9 months विद क्वार्टरली रेंटल ऑफ 10,000। तो तीन रेंटल बनेंगे, ऐसे ही है, 3 रेंटल बनेंगे। 9 months की लीज है ना, तो 3 रेंटल बनेंगे, 10,000 10,000 10,000 इन एरियर्स। सितंबर का एंड, अक्टूबर का एंड, नवंबर का एंड। पहला किराया कब पे होगा? नवंबर के एंड में। दूसरा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, हंसी जा रहा है बबलू। तीसरा मार्च, अप्रैल, मई। द इंटरेस्ट रेट इज 12%। एंटिटी हैज इलेक्टेड टू रिकॉर्ड राइट ऑफ यूज। ये कॉन्सेप्ट आपको दिया था मैंने कि ये जो शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट है ना, वो शॉर्ट टर्म फिर बोल रहा है, चपेड़ मारनी है। ये शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट है ना, ये चॉइस है आपके पास। A lessee may choose not to apply the ROU and lease liability to short term lease and low value asset। तो ये दिखने में शॉर्ट टर्म लीज थी, लेकिन लेसी ने चूज ही नहीं किया। तो जब चूजे ने चूज ही नहीं किया तो फिर टेंशन का है कि, तो फिर इसको नॉर्मल तरीके से ट्रीट करना था। इसको ये लाइन लिखी हुई थी ना सवाल में, ये लाइन ना लिखी होती ना तो फिर आपका सोल्यूशन सही था। ये लाइन लिखी हुई है तो मेरा सोल्यूशन सही है। तो लेसी ने कहा मैं नहीं, तो ठीक है, चलो ठीक है, तेरी मर्जी। तो अब आप लेके ये नोट दे देना, आई हैव कटेड द पॉइंट नंबर 4 फ्रॉम माय क्वेश्चन। बेस्ड ऑन दिस माय सोल्यूशन इज एज फॉलोज। नहीं, फिर ना करें, फिर आप बाय डिफॉल्ट उसी की तरफ जाएं कि उसने चूज कर लिया। तो ये नॉर्मल तरीके से देखें, हमने माशाल्लाह किस्तें पकड़ी हैं 10-10 हजार की, 30,000 ये हो गया। तो साल का रेट यूज करने हैं 6 महीने का या क्वार्टर का, तो 30,000 का प्रेजेंट वैल्यू ये आ गई। और नॉर्मल तरीके से अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाया धड़ाधड़ और सारी एंट्रीज की हैं, ROU डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, सब कुछ उसी तरह। अच्छा, इस सवाल में ना रेंटल मिसिंग थे मशीन सी में। लीज कमेंस्ड ऑन जनवरी 22। चलो शुक्र है, थोड़ा सा हौसला हुआ था कि ये शुरू से है, लेकिन आगे जाके पता चला कि रेंटल ही नहीं मिल रहे। फेयर वैल्यू इज 9 लाख, लीज टर्म इज 15 साल विद एनुअल रेंटल इन एरियर्स। IDC ऑफ लेसर इज 10,000 एंड लेसी ने उसमें से 20% दे दिया। तो लेसी की जनरल एंट्री में कितनी जाएगी? 2,000 और लेसर की जनरल एंट्रीज होती तो 8,000। इंटरेस्ट रेट छुपा इन द लीज इज 10%। GRV and UGRV at the end of lease is 30 and 50. Okay. Whenever the rentals are missing in the question of lessee or lessor, you will lease following lessor formula. What following formula? This following formula. Fair value plus IDC of lessor is equal to PV of LP plus PV of UGRV. Fair value अभी 90,000 थी, IDC of lessor उठानी है, R बैलेंसिंग निकालना है मैंने, और 15 साल है, और 30,000 GRV है और 50,000 UGRV है। ये सारे को करके रेंटल आ जाने थे 138,526। एक छोटी सी बात थी, वो जरा गौर से सुनिएगा। ये सारी वर्किंग करके ना आप एक काम किया करें कि यहां पे ना ऐसे रेंटल लिख लिया करें 138,526। अब ना दोबारा से सवाल पढ़ना शुरू कर दिया करें। अब बस लेसी का सवाल शुरू हो गया। असल में ना कुछ बच्चे गड़बड़ करते हैं, वो ना फिर इसी डेटे में से कोई डिस्काउंटिंग वाली फिगर्स खींच के और कुछ ना कुछ डेटा यूज करना चाहते हैं। ये इन चक्करों में ना पड़िएगा, आपको पता है और बड़े चक्कर होते हैं, तो इन चक्करों में ना पड़िएगा। तो अब दोबारा से सवाल बस शुरू करते हैं पढ़ना। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसी का सवाल है, अल्लाह का शुक्र है रेंटल मिसिंग थे, वो हमने निकाल लिए। जो गलत निकालेगा उसका 1 नंबर कट जाएगा, बाकी मार्क्स मिल जाएंगे। कितने मार्क्स होंगे इसके रेंटल निकालने के? कितने दिए हुए यार? 1 नंबर दिए हुए रेंटल मार्जिन। ओके, लीज कमेंस्ड ऑन जनवरी 12। फेयर वैल्यू इज 9 लाख। लेसी फेयर वैल्यू इग्नोर करता है, लेसी रेंटल्स को पकड़ता है 15 साल वाले को और उसको डिस्काउंट करके PV ऑफ LP निकालता है। IDC इज 10,000। लेसर की फारक करें, लेसी वाली हम जनरल एंट्री में डाल देंगे
और इंटरेस्ट रेट इज 13%। ये जरा बात समझिएगा, जीआरवी और यूजीआरवी मिल, लेसी के एंगल से अब बात करने लगा हूं। जीआरवी और यूजीआरवी मिलके ना बनती हैं टोटल रेजिडुअल वैल्यू। टोटल रेजिडुअल वैल्यू है 80, जिसमें से गारंटी है 30। तो बताएं एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय लेसी। सोचे टोटल रेजिडुअल वैल्यू इज 80। जीआरवी एंड यूजीआरवी क्या होती है? टोटल रेजिडुअल वैल्यू। अब एंड पे एसेट कितने का बिक जाना है? 80 का। उसमें से लेसी ने, अब लेसी के एंगल से सोचवा रहा हूं आपको, लेसर की तो जीआरवी यूजीआरवी दी होती है, उठा लेते हैं, लेसी के एंगल से सोचवा रहा हूं। व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड? एक्सेलेंट, 0, बिकॉज टोटल रेजिडुअल वैल्यू इज 80। व्हाट इज जीआरवी? 30। तो कितनी और पे करनी पड़ेगी इसको? जब बाजार में एसेट 80,000 का बिक जाना है तो इसको 30,000 पे करना पड़ेगा या नहीं पे करना पड़ेगा? इसलिए जीआरवी कैलकुलेशन में कितनी लेनी थी? 0 फॉर द पर्पज ऑफ क्वेश्चन ऑफ लेसी। लेकिन इससे पहले क्यों उठाई थी? क्योंकि लेसर का फॉर्मूला यूज कर रहे थे। लेसर जीआरवी यूजीआरवी दोनों को अलग अलग लेता है। ओके, तो ये पीवी ऑफ एलपी निकल आनी थी 138,526 करके, और आगे सवाल में कोई जान नहीं थी। अगला कॉन्सेप्ट, अगले सवाल में एक लाइन लिखी हुई थी, लेसर कैन सब्स्टिट्यूट द कार। लेसर इस गाड़ी को कभी भी बदल सकता है, तो ये लीज ही नहीं है। एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था आखिरी दिनों में कि लीज इज नॉट अ लीज, तो ये लीज ही नहीं है। जब ये लीज ही नहीं है तो लीज की एंट्रीज करनी नहीं थी। जब लीज की एंट्रीज करनी नहीं थी तो ऐसी सूरत के अंदर इसको अगर आपको भूल रहा है तो मैं देख लेता हूं कि किस सफे से आपको भूल रहा है। लेसर कैन सब्स्टिट्यूट द एसेट, लेसर इस एसेट को बदल सकता है, लेसर इस एसेट को बदल सकता है। लेसर हैज सब्स्टिट्यूशन राइट, यस, इट इज नॉट अ लीज। अगर लीज नहीं है तो अन्य बार डिस्काउंटिंग हो रही थी। तो फिर ये रेंट एग्रीमेंट है। अच्छा, बच्चे लिखे हैं नो एंट्री। अबे नो एंट्री क्या मतलब? ये दुनिया में कोई ऐसी चीज भी है जिसकी एंट्रियां नहीं होती पैसे दे रहे हो तो? नो एंट्रीज। मैं खाली जगह छोड़ आया हूं। अच्छा, एंट्री बता दें जी। ईयर एंड क्या है? 31/12/22। कमेंट मांगे थे या एंट्रीज मांगी थी? 31/12/22। कितने महीने गाड़ी यूज कर ली? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 4 महीने गाड़ी यूज, ये 3 महीने। ये सेटिंग कभी नहीं होनी, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बंदा बन जाता है, गलती करा होता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने हो गए? 4 महीने। साल का किराया, ओ भाईजान 9 से डिवाइड ना कीजिएगा, 9 कोई यूजफुल लाइफ नहीं है, आपने किराए पे चीज ली हुई है बस। तो साल का किराया 1 लाख। 12 महीने का किराया से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 4 महीने के किराए से। किराए क्योंकि एरियर में दिए जाने हैं, इसलिए 4 महीने का किराया पेएबल में जाएगा या पे हो गया है? पेएबल में जाएगा। तो एंट्री बनेगी सादा सी, रेंट एक्सपेंस डेबिट और रेंट पेएबल क्रेडिट। ओके, मैंने आपको लेक्चर नंबर जो भी हुआ था, पता नहीं, अभी 66 में ये सवाल आपको मैंने करना सिखाया है, टोटल एसेट्स, लायबिलिटीज और प्रॉफिट का। इसमें मैं हल्का सा एक पॉइंट डिस्कस कर लूं जिसकी आपने जान ले ली थी, जिसमें कुछ था ही नहीं। इन मार्च 19 द मैनेजमेंट डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस ऑनलाइन सेल्स थ्रू इट्स वेबसाइट्स। द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर वेबसाइट्स आर एज फॉलोज। वेबसाइट कॉस्ट का स्टैंडर्ड है सिक बीमार 32, SIC 32। SIC 32 फिजिबिलिटी को कहता है, ये है रिसर्च जैसी चीज। तो इसको कहां डलवाता है? एक्सपेंस में। SIC 32 जाके खोल के देखिएगा, इंफॉर्मेशन परचेज करना या प्रिपेयर करना इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो वेबसाइट के अंदर आपने डालनी है। कंटेंट डेवलपमेंट के अंदर वो आ रहा था, परचेज करना इंफॉर्मेशन, ये कैपिटलाइज होगा। 5 और 6 टोटल कितना हो गया? 8,000 कैपिटलाइज होगा। ऑनलाइन सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स। सोच के बता दें जमानी, एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स ने ऑनलाइन सिस्टम डेवलप किया। इसे क्या करें? जरूरी खर्चा है, इसको तो कोई तुक नहीं बनती एक्सपेंस में डालने की। ये भी क्या हो गया? कैपिटलाइज। ट्रेनिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट होती है ना, ये दोनों किस में चले गए? एक्सपेंस में। 3800 और 2500 किस में चले गए? ओरिजिनल एंट्रीज में
ये एक्सपेंस में चला जाएगा और ये कैपिटलाइज हो जाएगा. ऑल कॉस्ट इनकर्ड एक्सेप्ट एडजस्टमेंट टू वर एक्सपेंस्ड बाय अकाउंटेंट. अकाउंटेंट ने इसको भी एक्सपेंस में डाला, इसको भी एक्सपेंस में डाला, इसको भी एक्सपेंस में डाला, सिर्फ इसको क्या किया है? कैपिटलाइज. वेबसाइट हैज इंडेफिनिट लाइफ और कोई इंपेयरमेंट की जरूरत नहीं है. रेक्टिफाइंग एंट्री बता दें, रेक्टिफाइंग एंट्री बना दें. ये एक्सपेंस में डालना चाहिए था, अकाउंटेंट ने क्या किया? इग्नोर करें. ये कैपिटलाइज करना चाहिए था, अकाउंटेंट ने क्या किया? ये कैपिटलाइज होना चाहिए था, अकाउंटेंट ने किस में डाल दिया? इसको मैं बाद में देखता हूं. ये एक्सपेंस में जाना चाहिए था, अकाउंटेंट ने किस में डाल दिया? एक्सपेंस में. तो यहां तक कुछ करने की जरूरत नहीं है सिवाय पॉइंट 3 के. रेक्टिफाइंग एंट्री बता दें, जो चीज एसेट बनानी थी खर्चे में डाल दी. एसेट डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, एसेट डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, एसेट डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट. ये इसके मार्किंग स्कीम में मार्क्स रिवाइज कर दिए, 4 मार्क्स नहीं है इसके, रिवाइज कर दिए थे हमने. एसेट डेबिट एक्सपेंस कम करने तो प्रॉफिट बढ़ेगा. एक्सपेंस बुक तो नहीं करना तो प्रॉफिट बढ़ेगा. ये पूरी वेबसाइट वाली के एडजस्टमेंट की सिर्फ एक ये कंक्लूजन थी. नेक्स्ट, आपने चीजें उधार पे खरीदी हैं. हाउएवर इन नवंबर 2019 साल के एंड पे आपने इंपोर्ट भी करनी शुरू कर दी हैं चीजें बाहर के मुल्क से. द गुड्स वर रिसीव्ड ऑन 23 नवंबर एंड द परचेज इनवॉइस वाज करेक्टली प्रोसेस. ठीक है, परचेज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट एंट्री सही हो गई. परचेज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट नहीं, इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट एंट्री सही हो गई. एट ईयर एंड द इनवॉइस वाज अनपेड. इसका मतलब है पेएबल वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजरेगा. एंड गुड्स वर स्टिल इन इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री अभी तक हमारे पास पड़ी हुई है. क्यूबा वैल्यूड इन्वेंट्री यूजिंग द स्पॉट रेट एट 31. इन्वेंट्री की एंट्री पहले तो खरीदने की कर ली है और ईयर एंड पे स्पॉट रेट पे दोबारा डाल दी है. हालांकि इन्वेंट्री को स्पॉट यानी 31 दिसंबर के रेट पे नहीं लाते, नॉन मॉनेटरी आइटम है. एंड इंक्लूडेड इट इन क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक में फिर उसी तरह गलत डाल दिए. और पेबल्स की इसने ट्रांसलेशन की एंट्री नहीं की. अच्छा, अब ओरिजिनल एंट्रीज, इन्वेंट्री डेबिट पेबल क्रेडिट एंट्री तो बिल्कुल सही की है इसने, और रॉन्ग एंट्री में भी मैंने वही लिख दिया. रॉन्ग एंट्री का मतलब होता है जो अकाउंटेंट ने किया है. तो खरीदने की एंट्री में कोई इख्तलाफ नहीं हमारा. ईयर एंड पे बजाय के आप ओरिजिनली वर्सेस वाली कैलकुलेशन करते, आपने वर्सेस वाली कैलकुलेशन करने के बजाय इन्वेंट्री 300 वाली को लेटेस्ट एक्सचेंज रेट पे ले गए. तो ये आपने इन्वेंट्री को रिवैल्यू कर दिया. तो जब इन्वेंट्री 300 वाली 312 पे जाएगी तो आपने गलती से एंट्री कर दी इन्वेंट्री डेबिट खुशी क्रेडिट. हालांकि एंट्री होनी चाहिए थी पेबल्स को ट्रांसलेट करने की. वो एंट्री बनती है एक्सचेंज लॉस डेबिट पेबल क्रेडिट. अब रेक्टिफाइंग कैसे करेंगे? पेबल्स बुक होंगे, लॉसेस बुक होंगे. पेबल्स बुक होंगे, लॉसेस बुक होंगे. रॉन्ग एंट्री ना उल्टाई जाती है. इन्वेंट्री उल्ट होगी और गेन भी उल्ट होगा. इन्वेंट्री उल्ट होगी और गेन उल्टाया जाएगा. तो ये एंट्री करनी थी, यानी कि लॉस पेबल का रिकॉर्ड करना था और इन्वेंट्री का गेन उल्टाना था. वो नहीं, वो पेपर में लिखना लाजमी नहीं. बस आपने ना ये वाली पोस्टिंग करनी थी इसके मार्क्स से. नहीं उसका नहीं, वो 0.25 वो मैंने इसको कह दिया था इसमें एडजस्ट कर दें. वो कर दिए थे उन्होंने एडजस्ट. बिल्कुल आप सही कह रहे हो. अब्दुल्ला आपको बुला रहे हैं, टीएस का कोई फटा हो गया है, तीनों जा रहे हैं, अल्लाह ही खैर करे. अच्छा जी,
पर ठीक है, जान लेनी है तो आप सही तरह लें मेरी। ऑन यकम अप्रैल 2019 क्यूबा लिमिटेड एक्वायर्ड सम टेक्निकल नो हो विच, आप कह रहे होंगे साड़ी जान ली थी जी पेपर थे, वो जान कितने गई। ऑन यकम अप्रैल 2019 क्यूबा यार 3-4 बंदे इधर से आ जाए, देख लो, जरूरत है तो बता दो, पता करो जरा। ऑन यकम अप्रैल 2019 क्यूबा एक्वायर्ड सम टेक्निकल नो हो which will completely change its manufacturing operations. The following costs have been incurred. Original cost of technical know-how. Original cost of technical know-how. Legal original cost of technical know-how. It is acquired technical knowledge. तो acquired चीजें तो intangible बनेंगी, ठीक है। लीगल कॉस्ट अपने नाम कराने की या एज अ पार्ट ऑफ एक्विजिशन, ये भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगी। मैन्युफैक्चरिंग सुपरवाइजर का टाइम टू इंस्टॉल द न्यू प्रोसेस। अच्छा, इसमें ना 2 ऑप्शंस हो सकती हैं। अगर आप ये अज्यूम करें कि मैन्युफैक्चरिंग सुपरवाइजर को एक्स्ट्रा तनख्वाह दी है तो फिर तो वो ऐड होनी चाहिए। अगर आप ये अजम्पशन ले लें कि मैन्युफैक्चरिंग सुपरवाइजर को उसके टाइम में से ही उसने टाइम निकाल दिया है तो उसको ये तनख्वाह देनी ही देनी थी। ये वाला कॉन्सेप्ट सुना हुआ कभी? उसको तनख्वाह देनी ही देनी थी, तो फिर आप इससे कैपिटलाइज नहीं करेंगे। बज़ाहिर लग रहा है उसका इतना टाइम उस पर लगा है तो उसने अलग से टाइम नहीं निकाला, उसे उसके टाइम की अलग कॉस्ट दे दी गई है कि ओवर टाइम नहीं लगाया उसने, उसी टाइम की। बहरहाल आप दूसरी एजम्पशन लेके भी कर सकते थे, मैंने एजम्पशन ही नहीं है, लेकिन इसको एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं किया। ट्रेनिंग इन एनी केस एक्सपेंस होगी, टेस्टिंग कैपिटलाइज होगी, टेस्टिंग कैपिटलाइज होगी। तो अब क्या बच गया? 1,80,000 क्या होगा? कैपिटलाइज। 4,000 कैपिटलाइज। 4,800 कैपिटलाइज। तो ये 3 चीजें कैपिटलाइज हो गई। $180, 4 और 4.8 ओरिजिनल एंट्री, इंटेंजिबल डेबिट, कैश क्रेडिट। बाकी 2 एक्सपेंस में चली गई, एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। द न्यू प्रोसेस वॉज अवेलेबल ऑन यकम जुलाई 19। तो यकम जुलाई 19 से ऑनवर्ड्स अमोर्टाइज होगा। इट वॉज बिलीव दैट द न्यू प्रोसेस वुड बी बेनिफिट फॉर नेक्स्ट 4 ईयर, लाइफ 4 ईयर्स है, इसके बाद उसे रिप्लेस। ऑल द ऑपरेशंस ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ड्यूरिंग फर्स्ट 6 months वेंट वेल। हमारे साल बड़ा अच्छा काम रहा, लेकिन कोई कंपेटिटर आ गया जिसकी वजह से 31 दिसंबर 19 को हमें इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना पड़ा। लेकिन पहले अमोर्टाइज कर लें, फिर इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारिएगा। 188.8 इसकी कॉस्ट है, उन तीनों को जमा करके डिवाइड बाय लाइफ 4 years इंटू 6/12, ये अमोर्टाइजेशन आ गई। कॉस्ट 205, अच्छा ये तो रॉन्ग एंट्री है। कॉस्ट 188.8, जाने तो निकल चले, कॉस्ट 188.8 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 6/12, ये अमोर्टाइजेशन आ गई। कॉस्ट माइनस अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन, ये बुक वैल्यू आ गई बिफोर इंपेयरमेंट, ये बुक वैल्यू आ गई बिफोर इंपेयरमेंट। और सवाल में बड़ा तफसीलन लिखा हुआ था, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल ये है, और ये जो होता है ना फ्यूचर कैश फ्लोज की एक्सपेक्टेड वैल्यू, इसे कहते हैं पीवी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। तो पीवी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज वैल्यू इन यूज कहते हैं इसे, तो वैल्यू इन यूज भी दी हुई थी। तो 105 और 100 से गुजारना था हमने इंपेयरमेंट टेस्ट से, 105 ये आ गया, तो हमारा एसेट 60 से इंपेयर हो गया था। तो 60 की एंट्री इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, अकमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट, ये ओरिजिनल एंट्रीज हो गई। रॉन्ग एंट्री, द अकाउंटेंट हैज कैपिटलाइज फुल 205 और अमोर्टाइजेशन वगैरह और इंपेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं हुई, इसने पूरा 205 डाल दिया है। अब वही जो पिछली क्लास में डिस्कशन हुई थी हमारी, इंटेंजिबल को बढ़ना चाहिए था 188 से और कम होना चाहिए था 23.6 से। इन दोनों को नेट कर लेंगे, इसके बिल मुकाबिल बड़ा है 205 से, तो मेरे ख्याल से कोई क्रेडिट ही जाएगा इसको, 16.2 टाइप कोई चीज। अच्छा, इसके बाद ये जो है ना डिफरेंट तरीके से हुआ हुआ है, ठहरो मैं आपको बताता हूं, ये डिफरेंट तरीके से हुआ हुआ है। इस सारे की जगह ना, इस सारे की जगह मैं आपको जो दूसरी क्लास में बताया है कि क्या करें वो कर लें। इसकी जगह इंटेंजिबल लिखूंगा मैं, इसकी जगह भी इंटेंजिबल लिखूंगा मैं। फोकस दानिश उस्मान, फोकस जी। 188.8 माइनस 23.6 माइनस 60.2, हाँ जी 105, और इधर कितना पड़े 205।
कितने से डेबिट होना था? 105 से। कितने से हुआ? कितने से ज्यादा हो गया? तो मैं कह रहा हूं ये सारा अगर आप नहीं भी करेंगे तो 100 भी कर देंगे तो जितने मार्क्स होंगे इधर वाले वो आपको पूरे मिल जाएंगे। डन। ये जरा ज्यादा आसान है जो मैंने आपको करके दिखाया। 100 रुपया ये हो गया। पीछे क्या रह गया? टिक्कू मार दूं इसको टिक मार दूं, इसको टिक मार दूं, इसको टिक मार दूं। अकोमोलेटेड वाला लफ्ज कंफ्यूज करता है, उसको आसान करके हमने इंटेंजिबल कर लिया। कैश को काट दूं आपस में, कैश तो जितना था उतना हो गया। खर्चा रिकॉर्ड करने, खर्चा रिकॉर्ड करने, खर्चा रिकॉर्ड करने। 16, 23 और 60। 16, 23 और 60। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।